फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल फिज़िक्स स्टूडियो। आई थिंक आप लोग मेरे लेक्चर्स को अच्छी तरह एंजॉय करते होंगे, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से वीडियोस बनाती हूँ ताकि आपको एक एक स्टेप, एक एक पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाए। अगर फिर भी कोई आपको मसला होता है, कोई इशू होता है, तो आप लोग मुझे मैसेज या व्हाट्सएप ज़रूर कीजिएगा या कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, ताकि मैं अपनी वीडियोज़ को मज़ीद आप लोगों के अकॉर्डिंग जो है वो बेहतर बना सकूँ। ठीक है। तो आज हमने जो नाइन्थ क्लास की फ़िज़िक्स है उसका चैप्टर यूनिट नंबर जो 3 है डायनामिक्स, उसके बारे में पढ़ना है। जी तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा फिज़िक्स का टॉपिक है नाइन्थ क्लास की बुक में फ्रिक्शन का जो टॉपिक है उसके बारे में हमने पढ़ना है। फ्रिक्शन, जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स, कि ये अपोजिंग फोर्स है। अगर कोई बॉडी मूव कर रही हो तो उसकी मोशन को रोकने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स एक्ट करती है। यानी हम जो फोर्स लगा रहे होते हैं उस बॉडी को मूव करवाने के लिए, तो ये फोर्स जो है वो हमारी फोर्स के अगेंस्ट होती है और उस मोशन को स्टॉप करने की या उसकी स्पीड को कम करने की कोशिश करती है। ठीक है। यानी इसमें जो है दो सर्फेसिस हों और एक सरफेस को दूसरी सरफेस के ऊपर अगर हम पुल या पुश करें, तो उस केस में फ्रिक्शन फोर्स जो है वो एक्शन में आती है। ठीक है। तो ये जो फोर्स है ये डिपेंड करती है कि कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जिनमें से एक फैक्टर ये है कि जो दो सर्फेसेस जिनको हम आपस में कांटेक्ट में लेके आ रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर उनको हम रब कर रहे हैं, तो उनकी सर्फेसेस की नेचर जो है वो क्या है, और यानी वो स्मूथ है, रफ़ है, किस टाइप की नेचर है उनकी। और इसके अलावा उन दोनों के दरमियान में प्रेसिंग फोर्स जो है वो कितनी है, ज़्यादा है, कम है, तो इस पर डिपेंड करती है। ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे डायग्राम में भी नज़र आ रहा है। ठीक है। एक साइकिल जो है वो चल रहा है, तो साइकिल चलते वक्त जो ये ब्रेक लगा रहा है या ये पैडल के ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो ये इसके जो रोड और टायर के दरमियान जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसको ओवरकम करने के लिए, मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है ना, जो ये साइकिल को चलाने के लिए फोर्स लगा रहा है उसके अगेंस्ट काम कर रही है। उसका कुछ पोर्शन जो है वो कैंसिल आउट हो रहा है जो ये फोर्स लगा रहा है, तो उसमें कुछ एनर्जी भी वेस्ट हो रही है। उस एनर्जी को जो लॉस हो रहा है उस एनर्जी का, उसको ओवरकम करने के लिए ये उसको पेडिस्टल जो है साइकिल के उनके ऊपर और फोर्स लगा रहा है, ताकि साइकिल जो है वो कंटिन्यूस स्पीड से चल सके। सिमिलरली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये डायग्राम है 3.16, इसमें जो बूट हैं, जॉगर्स उसने पहने हुए हैं, तो ये चलते वक्त जो है ये इसके पाँव के जो सोल्स हैं, बूट के नीचे वाले सोल्स जो हैं उसके और जो ग्राउंड है उसके दरमियान में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मौजूद है, जिसकी वजह से ये चल पा रहा है। तो इस फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा कि जब ये पाँव की मदद से ज़मीन को बैकवर्ड जो है धकेलेगा और डाउनवर्ड प्रेस करेगा, तो ज़मीन जो है रिएक्शन फोर्स लगाएगी पाँव के ऊपर, फॉरवर्ड एंड अपवर्ड, जिसकी वजह से ये चल पाएगा। तो ये फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ये फोर्स लगाने के काबिल है। एक्शन फोर्स जो है फ्रिक्शन फोर्स की वजह से लग रही है। अगर ये फ्रिक्शन फोर्स ना हो और ये स्लिपरिंग सरफेस हो, तो पाँव जब ये रखेगा तो स्लिप हो जाएगा, तो ये आगे चल नहीं पाएगा। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि सर्फेसेस जो है वो जो आपस में इन कॉन्टैक्ट हैं वो किस टाइप की हैं। जैसे हम अपनी पाम को या अपने हाथ को जो है डिफरेंट सरफेस के ऊपर हम रब करके देखें, जैसे टेबल हो गया, कारपेट हो गया, पॉलिश्ड मार्बल सरफेस हो गई, ब्रिक्स हो गई, ईंटें वगैरह, तो उनमें से जो स्मूथ सरफेस होगी उनके ऊपर हम देखेंगे कि हमारा जो हाथ है या हमारी जो पाम है वो इजीली मूव कर रही है। और इसके अलावा ये कि जो इनमें अपने हाथ को या अपने पाम को उन सरफेस के ऊपर अगर हम ज़्यादा हार्ड तरीके से प्रेस करें, ज़्यादा फोर्स लगाएं, प्रेसिंग फोर्स जो है वो ज़्यादा हो, तो फिर जो है हमारे हाथ को मूव करते वक्त मुश्किल होगी। ठीक है। तो इसका मतलब है कि सरफेस जो है जितनी ज़्यादा स्मूथ होगी हमें आसानी होगी, और जितनी कम हम प्रेसिंग फोर्स लगाएंगे तब हमें आसानी होगी। अगर प्रेसिंग फोर्स जो है बाय वन सरफेस ऑन द अदर सरफेस वो ज़्यादा होगी, तो इसको मूव करने में मुश्किल होगी। और अगर सरफेस जो है वो रफ़ होगी, तो जो ऊपर वाली सरफेस है उसको मूव करते वक्त मुश्किल होगी। जब दो सरफेसेस इन कांटेक्ट होती हैं तो उनके दरमियान में कुछ पिट्स एंड बम्प्स होते हैं, ऊपर नीचे कुछ उभार होते हैं, जिनको आप माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे डायग्राम में नज़र आ रहा है इस पेज के ऊपर, देखें आप कि एक बड़ा ब्लॉक है, उसके ऊपर एक छोटा ब्लॉक तो रखा हुआ है, और हमने छोटे ब्लॉक को बड़े ब्लॉक के ऊपर मूव करना है। तो आप देखें कि इसमें जो रेड सर्कल है उसको उन्होंने जूम करके बड़ा करके दिखाया हुआ है। तो बड़े सर्कल में आप देखें वॉल के दरमियान में जो लाइंस हैं ब्लैक कलर की, वो एक्चुअली इसकी सरफेस की जो है ना पिट्स एंड वाइट्स, उसको उन्होंने शो किया हुआ है कि इस तरीके से ये जो उनके उभार हैं एक दूसरे के अंदर फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से जब सरफेस जो है ऊपर वाली वो नीचे वाली सरफेस के ऊपर मूव करती है तो उसको मूव करने में मुश्किल होती है। ये एक तरीके से ये दोनों जो उभार हैं इनके दोनों सरफेसेस के ये आपस में जुड़ जाते हैं, तो इनके जुड़ने को हम कहते हैं कोल्ड वेल्ड। ठीक है। जैसे यहाँ पे टर्म लिखी हुई है कोल्ड वेल्ड।
एक तो वेल्डिंग होती है ना, जैसे आप लोग देखते हैं कि वायर जो है रोड्स के ऊपर जो वेल्डिंग प्लांट्स होते हैं, जो ये वेल्डिंग का काम कर रहे होते हैं, उसमें आग की मदद से उनको गर्म करके आपस में जोड़ते हैं, वो वेल्डिंग हॉट वेल्डिंग होती है, फायर वेल्डिंग होती है। लेकिन यहाँ पे चूँकि हम कोई बाहर से कोई इनको गरमाइश या एनर्जी नहीं दे रहे, ना इनको हम गर्म कर रहे हैं, जस्ट ये आपस में एक दूसरे के अंदर फंसने की वजह से ये वेल्ड हो रहे हैं, तो इनको हम कहते हैं कोल्ड वेल्ड। ये इसका दोनों सरफेस का जो इन कॉन्टैक्ट है, इनका मैग्नीफाइड व्यू जो है आपको इस फिगर के अंदर 3.17 के अंदर नज़र आ रहा है, तो इनको हम कोल्ड वेल्ड कहेंगे। ठीक है, तो कोल्ड वेल्ड क्या करते हैं कि सरफेसेस को एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने में रुकावट डालते हैं, रेजिस्ट करते हैं। ठीक है, अगर हम अपर ब्लॉक के ऊपर वेट को ऐड कर दें तो फिर अपर ब्लॉक की तरफ से लोअर ब्लॉक के ऊपर जो प्रेसिंग फोर्स है वो भी बढ़ जाएगी। प्रेसिंग फोर्स के बढ़ने से भी अपर ब्लॉक जो है वो इजीली लोअर ब्लॉक के ऊपर मूव नहीं करेगा। ठीक है, कुछ वेट ऐड करने से क्या होगा कि इसकी जो फ्रिक्शन की फोर्स है वो बढ़ जाएगी, तो इससे जो है उनकी जो रेजिस्टेंस है इनको मूव करने की वो भी बढ़ जाएगी। इसलिए जितनी ज़्यादा प्रेसिंग फोर्स होगी उतनी ज़्यादा उन दोनों सरफेस के दरमियान जो है फ्रिक्शन फोर्स होगी। उसके अलावा ये है कि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो अप्लाइड फोर्स के इक्वल या उसके प्रोपोर्शनल होती है। कि एक बॉडी है, जब वो रेस्ट पे है, उसको हमने किसी और सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, तो उन दोनों के दरमियान जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगी या उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। यानी हम जितनी ज़्यादा अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाएंगे उतनी ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स जो है बढ़ती जाएगी, और हत्ता कि फ्रिक्शन फोर्स जो है मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाएगी। तो लेकिन वो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो उस एक मखसूस लिमिट तक पहुंचेगी, उससे ज़्यादा अगर हम अपनी अप्लाइड फोर्स को बढ़ाते भी हैं तो फ्रिक्शन मज़ीद नहीं बढ़ेगी। ये जो मैक्सिमम वैल्यू है फ्रिक्शन फोर्स की, उसे हम फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, एफ एस जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए है। स्टैटिक फ्रिक्शन के जब दो बॉडीज रेस्ट पे हैं, हम अप्लाइड फोर्स लगा रहे हों, तो मूव करने से जस्ट आखिरी लम्हे से पहले मैक्सिमम जो उसकी फ्रिक्शन होगी वो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन होगी, स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं इसको। और ये जो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है डिपेंड करती है प्रेसिंग फोर्स पे, कि दो सरफेस जो है एक दूसरे को कितना प्रेस कर रही हैं एक दूसरे को, और जितना ज़्यादा वो प्रेस कर रही होंगी उतना ज़्यादा जो है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन से अपर डायरेक्शन की तरफ, तो जिसकी वजह से जो है वो दोनों को मूव करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। तो ये जो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है एफ एस, और जो इनका लोअर सरफेस का जो नॉर्मल रिएक्शन आर है, इनकी जो रेशियो है वो कांस्टेंट होगी। इस कांस्टेंट को हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और इसको जो यहाँ पे सिंबल लिखा हुआ है म्यू से शो करते हैं। म्यू इज़ इक्वल टू एफ एस ओवर आर, यानी ये एफ एस की और आर की जो है वो रेशियो है। यहाँ से अगर हम एफ एस का एक्सप्रेशन निकालते हैं तो एफ एस विल बी इक्वल टू म्यू इंटू आर। ठीक है, तो ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद ये है कि आर जो है एक्चुअली रिएक्शन फोर्स है, तो ऊपर वाला ब्लॉक जो है जो नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर वेट फोर्स लगा रहा है, उसके रिजल्ट में नीचे वाला ब्लॉक जो है ऊपर वाले ब्लॉक के ऊपर रिएक्शन फोर्स लगा रहा है। इसका मतलब है कि रिएक्शन फोर्स आर और जो वेट फोर्स है डब्ल्यू दोनों इक्वल हैं, और डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी होता है, इसलिए हम आर की जगह पे एम जी लिख सकते हैं। तो ये एफ एस विल बी इक्वल टू म्यू एम जी। ठीक है, तो फ्रिक्शन जो है वो बहुत से केसेस में हमें जो है उसको हम कम करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हमें फ्रिक्शन लाजमी चाहिए होती है। फ्रिक्शन के बगैर जो है वो हमारे काम नहीं हो सकते। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कि नहीं हो सकते। जैसे अब चलने के लिए ज़मीन को मैंने पहले भी बताया आपको, ऊपर जो डायग्राम बनी हुई है उसके अंदर, कि अगर हम ज़मीन पर चलते हैं तो इसके लिए लाजमी जो है फ्रिक्शन चाहिए होती है। अगर हम वेट फ्लोर के ऊपर, गीले फर्श के ऊपर चल रहे हों, ऐसे शूज़ पहन के जिनका जो सोल है वो स्मूथ हो, तो उनके दरमियान में फ्रिक्शन फोर्स जो है वो बहुत कम होगी, तो हमें स्लिप होने का डर होगा, हमें गिरने का डर होगा। ठीक है, जो एथलीट्स होते हैं जो गेम्स वगैरह खेलते हैं वो स्पेशल शूज़ यूज़ करते हैं, जिनके नीचे स्पेशल जो है वो दंदाने से लगे हुए होते हैं, जो कि ग्राउंड को एक्स्ट्रा आउट तरीके से ग्रिप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से उनके दरमियान में फ्रिक्शन फोर्स जो है वो पैदा होती है, और वो जो है उनको स्लिप होने से रोकती है, और वो तेज़ तेज़ भाग सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह अगर एक साइकिलिस्ट जो है साइकिल चला रहा हो और वो बाइसिकल को ब्रेक लगाता है, तो फिर क्या होगा कि जो रबर पैड्स हैं ब्रेक्स के, वो जो साइकिल का जो किनारा है, जो रिम है उसका, उसके साथ प्रेस होंगे। जब वो प्रेस होंगे तो उसकी जो प्रेसिंग फोर्स है वो बढ़ेगी, और प्रेसिंग फोर्स के बढ़ने से जो फ्रिक्शन फोर्स है वो बढ़ेगी, जिसकी वजह से जो फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगी तो जो बाइसिकल है वो स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और इसके अलावा हम जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, ये जो एग्जांपल है आपने, इसमें जो बॉय है वो अपने हाथों से और पाँव से दीवार को प्रेस कर रहा है, अपने पाम से और फीट की मदद से दीवार को प्रेस कर रहा है, प्रेसिंग फोर्स को बढ़ा रहा है। प्रेसिंग फोर्स को बढ़ाने से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ती है,
जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ेगी तो ये क्या करेगा कि ये अपने दीवार के ऊपर जो है ऊपर चढ़ने के काबिल हो जाएगा। अगर ये प्रेस नहीं करेगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी नहीं बढ़ेगी, तो ये दीवार के ऊपर से स्लिप हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। तो ये दबा के फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को बढ़ा के फिर ये ऊपर चढ़ने के काबिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी जो है इसमें कुछ टिडबिट्स हैं, ये आपने देख लेनी है। कोई आपसे इससे मुतालिक क्वेश्चन आपको आ सकता है कि अगर एक लड़का जो है वो दीवार के ऊपर चढ़ना चाहे तो वो उसकी क्या कंडीशन जो है इख्तियार करेगा। ये इसके लिए आप ये बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। इसके अलावा इसमें एक टेबल दिया हुआ है, इसमें जो डिफरेंट मटेरियल्स के कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो दिए हुए हैं कि ग्लास के ऊपर से अगर हम स्लाइड करवाते हैं तो उसका जो म्यूस की वैल्यू है 0.9 है, गिलास के मेटल की जो है 0.5 से लेकर 0.7 तक है, आइस की और वुड की जो है 0.05 है, आयरन के ऊपर हम उसको स्लाइड करवाएं तो उसकी जो म्यूस की वैल्यू 1 है। और उसके अलावा इसमें जो है टायर एंड रोड की आप देखें 1 होती है, और टायर एंड रोड अगर वेट हो उसके लिए जो म्यूस की वैल्यू है वो 0.2 होती है। वुड के ऊपर से 0.25 से 0.6 तक होती है। तो इसमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपने कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल्स की जो म्यूस की वैल्यू है वो आपने याद करनी है। ये आपकी ना MCQs में या कॉन्सेप्शन क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ें थोड़ी बहुत आ सकती हैं। ठीक है, आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो उसके बाद जो हमारा इसमें आप देखें कि कोई क्विज़ हैं, इसमें क्या है कि विच शूज़ ऑफर लेस फ्रिक्शन। ये 2 टाइप के शूज़ रखे हुए हैं। एक शूज़ जो है वो इसके नीचे जो है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सख्त उभार पैदा किए हुए हैं, दंदाने से पैदा किए हुए हैं, तो ज़ाहिर है ये ज़्यादा फ्रिक्शन पैदा करेंगे। और जो एक शूज़ हैं वो बिल्कुल नीचे से सोल जो है इनका स्मूथ है, तो उनकी फ्रिक्शन कम होगी, इनके स्लिप होने का डर जो है वो ज़्यादा है। तो ये जो स्मूथ सोल वाले जो शूज़ हैं वो लेस फ्रिक्शन ऑफर करेंगे। उसके बाद ये कि विच शूज़ इज़ बेटर फॉर वॉकिंग ऑन द ड्राई ट्रैक। एक ड्राई ट्रैक के ऊपर वॉक करने के लिए कौन से शूज़ जो हैं बेटर हैं। ज़ाहिर है जिनके शूज़ के नीचे जो है वो डिज़ाइन बना हुआ है, दंदाने से बने हुए हैं, वो ज़्यादा बेटर हैं, वो उनके स्लिप होने का डर जो है वो नहीं होता। और विच शूज़ इज़ बेटर फॉर जॉगिंग के लिए भी जो है यही शूज़ बेटर हैं, क्योंकि इनकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो ज़्यादा है, जिनके नीचे डिज़ाइन बना हुआ है। और विच सोल विल वेयर आउट अर्ली। कौन से जो शूज़ हैं जिनके सोल जो है वो जल्दी फट जाएंगे। तो स्मूथ वाले जो शूज़ हैं उनके सोल जो है जल्दी फट जाएंगे, क्योंकि ये इनके नीचे कोई डिज़ाइन नहीं बना हुआ। इसके जो सोल हैं वो नीचे वाली रोड के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं, और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होने की वजह से ये ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल होते हैं, और ये फटने का इनका डर होता है, तो इसलिए ये जल्दी जो है फट जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका जो हो गया कोई क्विज़ वाला टॉपिक आपका हो गया। ठीक है, इसके अलावा इसमें आपको ये बताया हुआ है कि जो व्हील के बारे में हम देखते हैं कि व्हील में जब बहुत इम्पॉर्टेंट जो है इन्वेंशन है मैनकाइंड की हिस्ट्री के अंदर, बहुत इम्पॉर्टेंट जो इन्वेंशन हुई थी उनमें व्हील जो है वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो व्हील जो है ये इसकी जब ये मूव कर रहा होता है तो उसकी मोशन जो है वो 2 टाइप की होती है। एक तो ये आगे स्लाइड भी कर रहा होता है, और एक ये रोल भी कर रहा होता है, घूम के आगे जा रहा होता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो जब ये घूम के आगे जा रहा होता है तो इसकी रोलिंग जो फ्रिक्शन है वो उसकी वैल्यू कम होती है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है। तो वो स्लाइड होने के मुकाबले में कोशिश करता है कि रोल होके जो है व्हील वो आगे जाए, क्योंकि रोल होने में इसको कम फ्रिक्शन का सामना करना पड़ता है। जब हम एक व्हील के एक्सल को पुश करते हैं, जैसे हम डायग्राम में नज़र आ रहा है आपको कि एक व्हील बना हुआ है और उसको एक्सल को हम पुश कर रहे हैं, तो ये कोशिश करेगा इसके जो नीचे वाले जो है जो इसके डिज़ाइन बना हुआ है व्हील के ऊपर, वो नीचे जो रोड के जो पिट्स एंड बम्प्स हैं उनके साथ अंदर जो कोल्ड वेल्स की वजह से वो फंस रहा है, तो इसको स्लिप होने में ज़रा मुश्किल होगी। तो इसकी जो फोर्स फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो ज़्यादा होगी इसके मुकाबले में। अगर इसको हम इस तरह घुमाएँ कि ये रोल होकर आगे जाए तो ये इसको कम जो है फ्रिक्शन का सामना करना पड़ेगा, तो ये ईज़िली रोल होगा। ठीक है, इसमें यह है कि ज़मीन के ऊपर जो हम इसको मूव करवाते हैं तो इसके जो कोल्ड वेल की वजह से जो पॉइंट्स इसके इन कॉन्टैक्ट होते हैं वो अपोजिट फोर्स जो है वो ज़्यादा लगाते हैं, मीन फोर्स फ्रिक्शन जो है वो ज़्यादा लगाते हैं। और जब ये रोल कर रहा होता है तो बहुत से जो है वो कोल्ड वेल्स जो हैं वो उसके एक दूसरे के अंदर से निकल के जो आगे मूव करते हैं और इजीली वो रोल करता है। इस तरह जो उसके कोल्ड वेल्स होते हैं वो फटते भी नहीं हैं, जो पॉइंट्स इसके आपस में जुड़े हुए होते हैं वो रैप्चर नहीं होते, फटते नहीं हैं। तो इसलिए जो है वो रोलिंग फ्रिक्शन जो है उसकी वैल्यू बहुत स्मॉल होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन के मुकाबले में। तो व्हील जो है वो स्लाइड होना जो है वो ज़्यादा पसंद नहीं करते, वो रोल होके आगे जाते हैं। ठीक है, तो इसी प्रिंसिपल को अप्लाई किया हुआ होता है बॉल बेयरिंग्स के अंदर। बॉल बेयरिंग्स जो होते हैं वो ऐसे छोटे छोटे डिवाइसेस से होते हैं जिनकी वजह से हम फ्रिक्शन को यहाँ पे कम कर देते हैं। जैसे आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है बॉल बेयरिंग के अंदर आप देख सकते हैं कि 2 रिंग्स हैं एक दूसरे के अंदर, एक बड़ा रिंग है उसके अंदर छोटा रिंग है, लेकिन फ्रिक्शन को कम करने के लिए इनके दरमियान में वो जो छोटे से बीड से डाले हुए हैं,
तो उन बीट्स की वजह से जब ये बॉल बेरिंग जो है जिन मशीनों के आपस में रगड़ खाने की जो है रगड़ खा रही होती है, उनके पुर्जे आपस में रगड़ खा रहे होते हैं, तो ज़्यादा फ्रिक्शन पैदा हो रही होती है उनके दरमियान में। हम ये बॉल बेरिंग जो है वो रख देते हैं, तो फिर वो ये बॉल बेरिंग के घूमने की वजह से, स्लाइड होने की वजह से उनकी जो फ्रिक्शन की फोर्स है वो कम हो जाती है, तो वो जो पुर्जे हैं ख़राब नहीं होते, टूटते नहीं हैं, और वो इजीली जो है सरफेसेस एक दूसरे के ऊपर जो है वो मूव करती हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट है, देखें इसमें ये हम सारा कर चुके हैं, और उसके में कुछ इसके कोई क्विज़ हैं वो आप देख सकते हैं कि वाई इज़ इट ईजी टू रोल ए सिलेंड्रिकल रेज़र ऑन ए पेपर शीट दैन टू स्लाइड इट। कि एक रेज़र को हम जब पेपर के ऊपर से कुछ लिखा हुआ होता है उसको साफ़ करते हैं, तो हम उसको रेस करने के लिए उसको क्या करते हैं, उसको हम उसके ऊपर से रब करते हैं। ठीक है, तो रेज़र को हम जो है उसको रब करते हैं, तो जिससे क्या होगा कि उसकी जो फ्रिक्शन की वजह से जो उसके ऊपर लिखा होता है इजीली मिट जाता है। अगर सिलेंड्रिकल रेज़र हो तो उसको हमें सिलेंड्रिकल शेप की वजह से इसको हम रोल करेंगे, तो रोल होने की वजह से जो उसकी फ्रिक्शन की फोर्स होगी वो कम होगी, और वो इजीली पेपर के ऊपर मूव करेगा, और वो रबर जो है वो रेज़र जो है वो कम से कम जो है घिसेगा और कम से कम यूज़ होगा। ठीक है, तो उसके बाद इसमें डू वी रोल और स्लाइड द रेज़र टू रिमूव द पेंसिल वर्क फ्रॉम आर नोटबुक। ये जो सिलेंड्रिकल रेज़र है वो तो इजीली रोल करता है, ठीक है, लेकिन अगर हम उस कोई भी रेज़र हो उसको हम पेंसिल वर्क को रिमूव करना चाह रहे हों, तो उसको हम स्लाइड करवाएंगे या रोल करवाएंगे। तो रोल करने से जो लिखा हुआ है वो नहीं मिटेगा, क्योंकि उससे जो है उसकी जो फ्रिक्शन फोर्स है रोल करने की वजह से वो बहुत कम होगी। जब फ्रिक्शन फोर्स बहुत कम होगी तो रबर की जो रेज़र की जो प्रेसिंग फोर्स है वो भी कम होगी, तो वो इजीली उन वर्ड्स को नहीं मिटा पाएगा। अगर हम उसको स्लाइड करवाएंगे उसके ऊपर, तो उसकी प्रेसिंग फोर्स जो है बढ़ जाएगी, फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाएगी, तो जो लिखा हुआ होगा वो ईजिली रिमूव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें कुछ नेक्स्ट जो हमारा एक छोटा सा टॉपिक है फ्रिक्शन से मुतालिक है, ब्रेकिंग एंड स्किडिंग। ठीक है, तो इसमें यह है कि जो व्हील्स होते हैं, कोई भी गाड़ी अगर कोई भी व्हीकल अगर मूव कर रही हो, तो जो उसके व्हील्स होते हैं उसकी जो मोशन होती है, उनकी वेलोसिटी, उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। मतलब व्हील की जो मोशन होती है दो टाइप्स की होती है रोड्स के ऊपर। एक तो मोशन ऑफ व्हील्स अलॉन्ग द रोड, कि वो अलॉन्ग द रोड जो है उसकी व्हील्स की मोशन होती है, मीन वो आगे जा रहे होते हैं स्लिप होके रोड के ऊपर। और दूसरा रोटेशन ऑफ द व्हील्स अबाउट द देयर एक्सिस, यानी कि जो उनकी स्पिन करने की मोशन होती है अपने एक्सिस के गिर्द, उसे हम रोटेशन करेंगे, वो इस टाइप की मूवमेंट है जो व्हील्स की है वो भी होगी। ठीक है, तो इसमें ये है कि तो इसमें जो हम देख सकते हैं कि अगर एक हमने व्हीकल को रोड के ऊपर हमने मूव करवाना हो, या कोई भी गाड़ी जा रही हो हमने उसकी ब्रेक्स लगानी हो, तो उन दोनों केसेस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो लाजमी चाहिए होती है। जैसे अगर हम देख सकते हैं कि अगर रोड जो है स्लिपरी हो और उनके दरमियान में टायर्स जो हैं वो और रोड के दरमियान जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो बहुत कम होगी, तो उससे क्या होगा कि टायर जो है वो रोलिंग करने की बजाय जब वो स्लिप करेंगे। ठीक है, तो स्लिप करेंगे तो टायर के फटने का भी डर होता है, और जो व्हीकल है वो चूँकि उसका वज़न ज़्यादा होता है और स्लिप हो रही है तो वो ईज़िली मूव नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो स्लिपिंग रोड से वो स्लिप करना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर अब वो स्लिपिंग रोड नहीं होगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से वो जो उसके टायर हैं व्हीकल के वो ईज़िली मूव करेंगे और वो रोल करेंगे। ठीक है, इसके लिए लाजमी है कि उन्हें प्रॉपर जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है चाहिए उन टायर्स को मूव करने के लिए, रोल करने के लिए, ताकि वो उस सड़क को, उस रोड को ग्रिप कर सकें। और तो ग्रिपिंग फोर्स जो है उनको लाजमी चाहिए होगी, जो कि सिर्फ जो है फ्रिक्शन से ही आ सकती है। अगर फ्रिक्शन नहीं है, स्लिपरी हो रही है, तो फिर ये जो है उनको रोड के ऊपर उनकी जो ग्रिप है वो मजबूत नहीं होगी, और वो इजीली रोल नहीं कर पाएंगे, बल्कि वो स्लिप होंगे, जिसकी वजह से गाड़ी जो है वो इजीली चल भी नहीं पाएगी, बहुत ज़्यादा हमें फोर्स लगानी पड़ेगी। और दूसरा टायर जो है वो फ्रिक्शन की वजह से वो इजीली मूव नहीं कर पाएंगे, और वो गर्म भी हो जाएंगे, उनके फटने का या रैप्चर होने का डर होगा। ठीक है, इसी तरह अगर हमें किसी कार को क्विकली स्टॉप करना हो, अचानक से हम अगर उसको स्टॉप करते हैं, तो हम उसके लिए लाजमी है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा हो टायर्स के रोड के दरमियान में। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे एक देखते हैं कि लिमिट, देयर इज़ अ लिमिट टू दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट टायर्स कैन प्रोवाइड। कि एक जो हम टायर जो फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, उसकी एक लिमिट होती है। अगर हम इन ब्रेक्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली या बहुत ज़्यादा हार्डली अप्लाई करते हैं, तो अचानक से क्या होता है कि जो गाड़ी के पहिए होते हैं वो लॉकअप हो जाते हैं। ठीक है, यानी लॉकअप होने का मतलब ये है कि जो पहिए पहले घूम के रोल करके आ रहे थे, अब वो रोल होना या घूमना जो है बंद कर देते हैं, टर्निंग बंद कर देते हैं। तो जिससे होगा कि गाड़ी जो है वो थोड़ी सी उसमें घिसट आना शुरू हो जाएगी, स्लिप होना शुरू हो जाएगी, और इसका मोमेंटम जो है चूँकि वो बहुत ज़्यादा होता है, तो अचानक से जब पहिए लॉक हो जाएंगे और गाड़ी घिसट के आगे होगी तो गाड़ी उलट भी सकती है। तो जिससे डायरेक्शनल कंट्रोल जो है वो गाड़ी लूज़ कर देगी, तो गाड़ी को समझ नहीं आएगी कि मैंने किस डायरेक्शन में मूव करना है, तो इससे एक्सीडेंट जो है वो हो जाते हैं।
ठीक है। तो इस स्किडिंग, इसे हम स्किडिंग कहते हैं। जो गाड़ी अचानक से जो उसको हमने ब्रेक्स लगाई और वो बहुत ज़्यादा हार्ड ब्रेक्स लगाई तो गाड़ी के पहिए जो है वो लॉकअप हो गए और गाड़ी जो है वो थोड़ा सा स्लिप हुई और बहुत ज़्यादा मोमेंटम की वजह से वो पलट जाएगी और उसका जो एक्सीडेंट होगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि स्किडिंग हो रही है। स्किडिंग के चांस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमें कहा जाता है कि हम ब्रेक्स को बहुत ज़्यादा हार्ड तरीके से, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली जो है वो अप्लाई ना करें और पहिए जो है वो हम ब्रेक को आहिस्ता थोड़ा सा अप्लाई करें ताकि जो पहियों की जो रोलिंग मोशन है वो कंटिन्यू रहे बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे जाके, और जो है गाड़ी जो है उसको ज़्यादा ख़तरा ना हो, अनसेफ ना हो। ठीक है। अब जो इसके अंदर एक और छोटा सा फ्रिक्शन से मुतालिक ही टॉपिक है, वो ये है कि एडवांटेज क्या है फ्रिक्शन के और डिसएडवांटेज क्या हैं। वो मैं पहले बात कर चुकी हूँ ऊपर कि कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं, कुछ फिनोमेना ऐसे होते हैं जिनमें फ्रिक्शन चाहिए होती है और कुछ फिनोमेना ऐसे होते हैं जिनमें हम फ्रिक्शन को कम करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो फ्रिक्शन के एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं। जब बहुत ज़्यादा हम कोई ऑब्जेक्ट जो है हाई स्पीड पे मूव कर रहे हों तो उस केस में फ्रिक्शन जो है उनकी मोशन को अपोज करती है, उनको रोकने की कोशिश करती है। तो इस केस में फ्रिक्शन को हमें जो है हमारे लिए रिक्वायर्ड नहीं होती। ठीक है। तो हमें जो उनकी फ्रिक्शन को हमें कम करने की कोशिश करनी पड़ती है वो, क्योंकि इसके फ्रिक्शन की वजह से बहुत सी एनर्जी जो है वो हीट की फॉर्म में और साउंड की फॉर्म में जो है वो लूज़ हो जाती है और ज़ाया हो जाती है एनर्जी। जो कि उस जैसे फ़र्ज़ करें कि मशीन है और डिफरेंट मशीनें चल रही हैं तो उनके डिफरेंट पार्ट्स के दरमियान में फ्रिक्शन की फ़ोर्स है। तो इन फ्रिक्शन की फ़ोर्स की वजह से जो मशीनों के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो वेयर एंड टेयर हो सकते हैं, मतलब वो टूट फूट सकते हैं, में टूट फूट का शिकार जो है हो सकते हैं। यहाँ पे हमें चाहिए होती है कि फ्रिक्शन को हम कम से कम करें, उसके हम डिफरेंट मेथड जो हैं वो अप्लाई करते हैं। लेकिन बाद का फ्रिक्शन जो है ऐसे फिनोमेना है कि जिनके अंदर लाजमी चाहिए होती है, अगर ना हो तो हम बहुत से काम हम नहीं कर सकते। जैसे हम पेपर के ऊपर लिखें अगर पेंसिल से तो फ्रिक्शन फोर्स जो हमें लाजमी चाहिए होती है, अगर हम पेपर के और पेंसिल के दरमियान में फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगी तो पेंसिल जो है कागज़ के ऊपर स्लिप होगी तो हमारे लिए लिखना जो है पॉसिबल नहीं होगा। सिमिलरली अगर हम वॉक कर रहे हों तो तब भी हमारे पाँव के जो जूते हैं उनके दरमियान में और जो ग्राउंड है उनके दरमियान में फोर्स फ्रिक्शन का होना लाजमी है। अगर ऐसा नहीं होगा, स्लिपरी ग्राउंड होगी, फोर्स फ्रिक्शन हमें नहीं मिल रही होगी तो हमारे गिरने का चांस होगा, हमें जो है हम स्लिप हो जाएंगे इजीली। उसके अलावा ये है कि जब कोई फास्ट मूविंग व्हीकल है वो जब ब्रेक लगाती है तो उसके ब्रेक्स के जो रबर पैड्स होते हैं वो और जो उनके टायर्स के जो किनारे होते हैं उनके दरमियान में जो है फोर्स फ्रिक्शन होनी चाहिए तो फिर वो ब्रेक लगा पाएगी गाड़ी। अगर फोर्स फ्रिक्शन नहीं होगी तो फिर ब्रेक लगाना जो है वो उसके लिए बहुत डेंजरस होगा, तो वो ब्रेक नहीं लग पाएगी। अगर एयर के अंदर अगर एयर रेजिस्टेंस ना हो तो जो परिंदे हवा के अंदर उड़ रहे होते हैं, हवा को प्रेस कर रहे होते हैं नीचे की तरफ और फ्रिक्शन पैदा कर रहे होते हैं और हवा जो है उनके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स लगा रही होती है। तो अगर एयर फ्रिक्शन नहीं होगी, उनकी परिंदों की प्रेसिंग फोर्स नहीं होगी तो फिर परिंदे जो है वो हवा के अंदर ईजिली नहीं उड़ पाएंगे। ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं और इसके अंदर आप देखते हैं कि जो है इनमें फ्रिक्शन जो है वो लाजमी चाहिए होती है, लेकिन ऊपर हमने कुछ फिनोमेना ऐसे भी पढ़े हैं जिनके अंदर फ्रिक्शन जो है वो हमें नहीं चाहिए थी। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक शख्स जो है पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा है, क्लाइंबिंग कर रहा है हिल के ऊपर, तो उसके लिए लाजमी है कि फ्रिक्शन की फोर्स जो है उसके शूज़ के और पहाड़ के दरमियान हो। अगर स्लिपिंग बनी होगी तो ये नीचे गिर जाएगा, उसका जो है वो इसके लिए डेंजरस होगी। ठीक है। तो इसमें जो है इसके डिफरेंट हम मेथड्स देखते हैं अगर हम फ्रिक्शन को कम करना चाह रहे हैं। तो एक तो ये कि जो दो सर्फेसिस आपस में स्लाइड कर रही हैं तो उनको हम स्मूथ बनाएं। जितनी ज़्यादा स्मूथ सरफेस होंगी उनके दरमियान में जो फ्रिक्शन की फोर्स है उतनी ज़्यादा कम होगी। ठीक है। इसके अलावा जो फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे गाड़ियाँ हैं, जहाज़ हैं, कश्तियाँ और भी चीज़ें हैं जिन्होंने फास्टली मूव करना है तो उनकी शेप जो है वो हम स्ट्रीम लाइन टाइप बनाएंगे, पतली बनाएंगे आगे से, ताकि वो इजीली हवा के अंदर से उनको उसको जो रेजिस्टेंस है इसको उसके दरमियान से हवा के अंदर से गुजरे ताकि रेजिस्टिव फोर्स जो है उनके ऊपर कम से कम इफेक्ट हो। जैसे एरोप्लेन वगैरह हो गए, जैसे कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है यहाँ पे एक हमारे पास एक बुलेट ट्रेन है जिसकी शेप ऐसी बनी हुई है कि आगे से वो बिल्कुल पतली हो जाती है, तो इसी वजह से ताकि इसकी जो एयर की रेजिस्टेंस फोर्स है इसके ऊपर कम से कम इफेक्ट हो। उसमें जो गाड़ी होती है उसकी शेप भी ऐसी बनाई होती है कि वो आगे वाली साइड से भी और पीछे वाली साइड से भी पतली होती है ताकि वो एयर के अंदर जब ट्रैवल करती है तो एयर की रेजिस्टेंस कम से कम उसके ऊपर इफेक्ट हो। ठीक है। उसके अलावा जो सरफेस जो जिनको हम आपस में स्लाइड करवा रहे होते हैं उनके दरमियान में लुब्रिकेटिंग ऑयल जो होते हैं हम यूज़ करते हैं। मतलब ऑयल जो होते हैं ना, जैसे हम कहते हैं कि गाड़ियों का हमने मोबाइल करवाया है, ये ऑयल जो है वो हमने यूज़ किया है तो उससे ऑयलिंग करने से भी जो सरफेस है उनकी जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाती है। इसके अलावा बॉल बेरिंग की भी ऊपर हम एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं कि जब दो सर्फेसिस की आपस में ज़्यादा फ्रिक्शन हो तो उनके दरमियान में हम रोलर बेरिंग या बॉल बेरिंग जो है अप्लाई करते हैं ताकि जो उनकी फ्रिक्शन है वो कम से कम हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको उम्मीद है ये काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। इसको इन टॉपिक्स को आप बार बार पढ़ें
और अगर कोई टॉपिक जो है समझ नहीं आ रहा तो उसको आप बार बार जो है वो उसको गौर से पढ़ें, इसको लेक्चर को जो मैंने आपको दिया है वीडियो को उसको आप गौर से सुने। तो ये आई थिंक आपको क्लियर सारा हो चुका होगा। अगर नहीं हुआ तो मज़ीद आप दोबारा से इस वीडियो को सुन लें ताकि अच्छी तरह एक एक चीज़ जो है वो आपको क्लियर हो जाए और आपको ये टॉपिक जो है वो अच्छी तरह याद हो जाए। इसके अलावा इसमें एक आपकी बुक में इसी टॉपिक में एक मिनी एक्सरसाइज भी है। इसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन विच केस डू यू नीड स्मॉलर फोर्स एंड वाई, रोलिंग में या स्लाइडिंग में। तो रोलिंग में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हम पढ़ चुके हैं कि कम होती है, तो इसमें हमें कम फोर्स लगानी पड़ती है, और स्लाइडिंग में हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो ज़्यादा होती है। उसको ओवरकम करने के लिए हम ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन ये है कि इन विच केस इट इज़ ईजी फॉर द टायर टू रोल ओवर। टायर को रोल ओवर होने के लिए किस केस में टायर के लिए इजी होगा, रफ़ ग्राउंड हो तब या स्मूथ ग्राउंड हो तब। तो रोल ओवर होने के लिए जो है अगर हम यूज़ करते हैं रफ़ ग्राउंड तो उसमें उसको फ्रिक्शन की जो फोर्स है वो ज़्यादा मिलेगी, लेकिन रोल ओवर होने के लिए मतलब उसको हमें फ्रिक्शन कम चाहिए। तो उसके लिए हम अगर स्मूथ ग्राउंड भी यूज़ करते हैं, स्मूथ ग्राउंड में उसको इजीली वो रोल ओवर हो सकेगा। अगर रफ़ ग्राउंड होगी तो इजीली रोल ओवर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसको कम से कम फ्रिक्शन चाहिए। तो कम से कम फ्रिक्शन जो है वो स्मूथ ग्राउंड से इसको मिल सकती है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसको भी आप अच्छे से कर लें और इस टॉपिक को अच्छे तरीके से तैयार करें अपने माइंड से, सारे जो उसमें एम्बिगुइटीज़ हैं वो उनको क्लियर करें ताकि ये टॉपिक आपको अच्छी तरह तैयार हो जाए। स्टूडेंट्स, मुझे आपसे पूरी उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से इन टॉपिक्स को तैयार कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू। तो स्टूडेंट्स, इससे जो फ्रिक्शन के बारे में हमने पढ़ा है उससे मुतालिक जो आपकी एक्सरसाइज के अंदर प्रॉब्लम है 3.9 उसको भी हम देख लेते हैं। हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का जो फार्मूला पढ़ा है एफ एस इज़ इक्वल टू म्यू एस इंटू एम जी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप देखें और से, इसमें उन्होंने कहा है कि हाउ मच इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 किलोग्राम एंड द हॉरिजेंटल मार्बल फ्लोर। कितनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो हमें चाहिए होगी। एक हॉरिजेंटल मार्बल फ्लोर है और एक जो ब्लॉक है वुडन जिसकी मास 5 किलोग्राम है। इसमें हमें मास दी हुई है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है बिटवीन वुड एंड द मार्बल इज़ 0.6। तो हमें जो म्यू की वैल्यू है वो भी दी हुई है, मास भी दी हुई है। तो एफ एस इज इक्वल टू म्यू एम जी। तो म्यू को 0.6 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो इसको जी की जो है वैल्यू है 10 उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो हमारा आंसर है वो 30 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको ये प्रॉब्लम भी क्लियर हो गया होगा। जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो मैं आपको साथ ही उसको शॉर्ट क्वेश्चन या जो प्रॉब्लम उससे मुतालिक होता है वो करवा देती हूँ ताकि आपको पता हो कि ये जो प्रॉब्लम या ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक से मुतालिक है, तो उसमें वही फार्मूला वही पॉइंट जो है उसमें यूज़ होने हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये टॉपिक जो है और ये जो शॉर्ट्स हैं प्रॉब्लम है अच्छी तरह क्लियर हो गए होंगे। अच्छी तरह इनको बार बार करें ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए, आपके दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाएँ और कभी भी ना भूलें। तो स्टूडेंट्स, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।